हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके बारे में बातें करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है ना? तो तैयार सब लोग? क्वेश्चन खुद को करने हैं, ठीक है ना? सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं आप लोगों को, ठीक है? प्रोजेक्टाइल पूरा खत्म हो गया है लगभग। आपके पास एक ही चीज बची है कि सर हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात की है यहां पे, ठीक है ना? तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, उसके बाद में हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बचा हुआ है, लेकिन साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने यहां पे किए हैं। तो आप लोग देख पाओगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से कुछ करते हैं। ओके, पूरा खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि ये सर आप लास्ट में लेके आते हो, कुछ बीच बीच के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बात करें कि यदि किसी समय पर किसी कण के x तथा y निर्देशांक क्रमशः, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना? अभी ये मत सोचना पूरा हो गया चैप्टर, मैं बता दूं हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बचा हुआ है और इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल बचा हुआ है ना, ठीक है? लेकिन जितना हो गया है उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आगे करेंगे, पहले से बता देता हूं, है ना? तो चलिए, तो यदि किसी समय पर किसी कण के x और y निर्देशांक आपको ये दे रखे हैं, तो t बराबर 2 सेकंड पर x का त्वरण बताओ। t बराबर 2 सेकंड पर x का त्वरण बताओ, और साथ में ही लिखते जाना, बस यहां पे साथ में ही लिखते जाना, ठीक है ना? t बराबर 2 सेकंड पर x का त्वरण, तो x मतलब कण का त्वरण, x क्या है 5t माइनस 2t स्क्वायर, और y क्या है 10t। जल्दी से बता दो t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण। बिल्कुल, बच्चों ने आंसर दे दिया है ऑप्शन 3। चलिए चेक करते हैं कि क्या बच्चों का आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट है। आपको सिखाया है बच्चों, बस ये क्वेश्चन इसी के लिए है कि जितना पढ़ा है उतने के कर लेते हैं, बाद में हम हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, तो क्या है सर, x और y निर्देशांक अलग अलग दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, त्वरण निकालना है तो x का अलग निकाल लो और y का अलग निकाल लो। तो सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे तो वेग आएगा। तो इसको एक बार अवकलित करो, तो यहां पर 5t का 5 माइनस 4t। यहां पर इसको एक बार अवकलित करोगे तो ये x दिशा का वेग है, ये y दिशा का वेग आ जाएगा, ठीक है सर? कितना आ गया 10। y दिशा का वेग कितना आ गया 10। लाइन वाइज आप चल रहे हो, सब बच्चों ने आंसर तो सही दे ही रखा है। इसको फिर से अवकलित करोगे तो त्वरण आएगा, एक्सलरेशन आएगा। तो 5 तो सर कांस्टेंट है, 5 तो क्या है कांस्टेंट है, -4t का अवकलन हो जाएगा -4, और यहां पर सर 10 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन हो जाएगा 0। तो y दिशा का अवकलन तो त्वरण आ गया 0, x दिशा का त्वरण आ गया -4। क्या ये, हाँ साथ साथ उसी नोटबुक में लिखते रहना भाई। तो आप लोग ये बताइए कि क्या ये त्वरण समय पर निर्भर कर रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, समय तो नहीं आ रहा है इसमें, यानी आपका त्वरण जो है, नेट त्वरण है, वो -4 ही आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी दिशा में? आई कैप यानी x के अलोंग। तो आप लोग इसका आंसर कर दोगे कि भाई कण का त्वरण -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं पर कोई दिक्कत बच्चों? ऐसे क्वेश्चन जब मैंने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करवाया था तो पहले दिन ही ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना? x का अलग सोल्व करो, y का अलग सोल्व करो, एक बार अवकलित करने पर वेग, तो इधर x का वेग, इधर y का वेग, फिर से अवकलित कर दिया तो इधर x का त्वरण, y का त्वरण, इधर x का त्वरण। तो y का तो आपका आ गया 0, x का आ गया -4। तो आपने बोल दिया कि सर y का तो 0 है, तो उसका 0 ले लिया और x वाला यहां पर पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया 3rd। सब बच्चों ने आंसर सही दिया, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही आगे आपको बताना है, ये नीट 2016 में आया और उससे पहले सीबीएसई एआईपीएमटी में 1991 में आया, ठीक है ना? क्या बोला गया कि यदि दो सदिशों का योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच का कोण, ये 2 डायमेंशन में ही ले लिया, सदिशों वाला भी 2 डायमेंशन में ले लिया। इसने क्या बोला कि दो सदिश है ए और बी, दो सदिश है ए और बी, उनका योग करें तो a प्लस बी आता है, ये R1, और उनको माइनस करें तो a माइनस बी आता है।
और आपको बोला कि ये वाला परिमाण और ये वाला परिमाण बराबर है, यानी R1 का परिमाण और R2 का परिमाण बराबर है, तो आप ये बताइए कि A और B के बीच में कोण कितना होगा। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको सोल्व करना भी नहीं सिखाया था, मैंने डायरेक्ट चीज बताई थी कि सर हमने सीखा है कि ये एक सदिश A है, ये सदिश B है, तो ये वाला भी A होता है, ये वाला भी B होता है, और सर इसका एक विकर्ण A प्लस B होता है, तो एक विकर्ण A माइनस B होता है। मैंने ये बताया है कहां पर, सदिश के समय पर। एक विकर्ण A प्लस B होता है तो दूसरा विकर्ण A माइनस B होता है, ठीक है ना। हाँ, अभी आया है जेईई मेन में, अभी जुलाई वाले सेक्शन में ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया है ना, तो ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका एक विकर्ण A प्लस B होता है और एक विकर्ण A माइनस B होता है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि सर उन विकर्णों की लंबाई बराबर है, तो आप खुद बताइए कौन से समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो सर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हैं, तो मामला एक ही है सर कि विकर्ण बराबर है तो या तो वो वर्ग होगा या वो आयत होगा, तो या तो वो वर्ग होगा या आयत होगा। तो बात क्लियर है ना भाई, आयत हो या वर्ग हो, उसकी भुजाओं के बीच में कोण कितना होता है। तो सर आयत हो या वर्ग हो, भुजाओं के बीच में कोण होता है 90 डिग्री। आयत हो या वर्ग हो, भुजाओं के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है भाई बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग वेक्टर के टाइम पर सोल्व कर चुके हैं, यहां एक बार वापस से अपने को दिख गया। और ये लेटेस्ट अभी जुलाई जेईई मेन 2021 में अभी आया है, ये वापस से भी आया है सेम क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2016 का, थोड़ा अलग जरूर है लेकिन ये भी आपको करना है, नीट 2016 का। अच्छा, क्या दिया गया है, दर्शाए गए आरेख में R 2.5 मीटर की वर्ताकार पथ में दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण का कुल त्वरण को किसी क्षण a बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड से निरूपित किया गया है, तो इस कण की चाल क्या होगी, इस कण की चाल क्या होगी। हालांकि इसका एक तरीका आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान मैं यहां पे आपका जरूर काम में लूंगा बच्चों, लेकिन ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम प्रक्षेपीय गति यानी 2 डायमेंशन का पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि वैसे मैं अपना रूल बताऊं तो पहले सर्कुलर हम कहां जाके करेंगे, सुनिए बच्चों ध्यान को। तो प्रोजेक्टाइल के बाद में पढ़ेंगे रिलेटिव के बाद में पढ़ेंगे एनएलएम के बाद में आएगा फ्रिक्शन के बाद में आएगा आपका वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी के बाद में सर्कुलर पढ़ेंगे। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन है क्या, 2 डायमेंशन मोशन ही तो है। तो भाई प्रोजेक्टाइल से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सर इतना लास्ट में जाके क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई सर्कुलर में एनएलएम के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, फ्रिक्शन के भी होते हैं, और वर्क पावर एनर्जी के तो बहुत कॉन्सेप्ट काम में आते हैं, इसलिए हम सर्कुलर को लास्ट में पढ़ते हैं। बाकी कुछ बुक्स में सर्कुलर जो है वो 2 डायमेंशन के साथ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अपन सर्कुलर को लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। आपको पता है कि ये त्वरण है, इस त्वरण के 2 घटक हो जाएंगे, एक केंद्र की ओर वाला और एक स्पर्श रेखा की ओर वाला, तो ये टेंजेंशियल हो जाएगा और ये AC यानी अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो है वो कितना है सर, A cos 30। कितना है बच्चों, A cos 30, और A cos 30 का मान जो है वो आपका v²/r के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, v²/r के बराबर है। अब बताइए क्या आंसर आएगा। आपको बोला कुल त्वरण 15 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, उसका ये वाला घटक कितना हो गया सर, अभिकेंद्रीय त्वरण। कितना, अभिकेंद्रीय त्वरण। और ये पता है ना अपने को, अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है, v²/r। इसके 2 घटक कर लिए, ये वाला स्पर्श रेखीय है, ये वाला अभिकेंद्रीय है, तो A cos 30 बराबर v²/r। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो क्या आएगा, 15 A दे रखा है cos 30 में √3/2 v², r कितना है सर 2.5, तो इसको मैंने लिख दिया 5/2। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये 5 इधर चला जाएगा तो ये 75, ये 2 2 जा 4 इंटू √3, ये v² के बराबर है। अब बताइए भाई v कितना आएगा, कितना आएगा v, बच्चे बोल रहे हैं सर पहला आंसर आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन अलग बचेगा, आपको करना है, थोड़ा सा देखिए कि भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं।
वी स्क्वायर बराबर, ये 75 है, इसको 25 गुणा में 2, 25 बटा में 4 गुणा में 3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है सर, 25 बटा में 4, ठीक है ना, तो सीधा सा हाँ mv स्क्वायर बाई आर से, बिल्कुल सही बात है भाई, mv स्क्वायर बाई आर से किया तो आपका ये अभिकेंद्रीय जो होता है वो mv स्क्वायर बाई आर से ही किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो v बराबर क्या आएगा सर, 25 का रूट आ जाएगा 5, 4 का रूट आ जाएगा कितना 2, अच्छा इस 3 का रूट क्या हो जाएगा सर √3, और इसका ये 3 की ये √3 तो ऑलरेडी था, और एक और आपके साथ आ जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी √3 की पावर आधी और हो जाएगी बच्चों। तो क्या आंसर आएगा भाई बताइए, तो यहां से बोलोगे सर लगभग सोल्व करें तो ये 2.5, ठीक है, ये 1.7 और ये 1.7 का भी रूट करेंगे सर, तो इसको लगभग आप बोल दो कि सर ये 1.6, यानी इसका रूट करना है अपने को, 1.7 की पावर हाफ है, तो किसको गुणा करने पर 175 आता है, तो आप बोलोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसको गुणा करने पर 175 आता है 175, तो आप ये ऐसी बात करो 14 इंटू 14 या 13 इंटू 13 कितना होता है सर, 13 इंटू 13 होता है 169, ठीक है, तो 1.3 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा सर 1.69, जिसको लगभग 1.7 बोल देंगे, तो यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1.3 आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.7 इंटू 1.3, ये कैलकुलेशन थोड़ी जरूर आएगी, बाकी मीटर पर सेकंड करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके तो चलिए सुनिए भाई बात को ध्यान से, क्या किया गया, एक कण चल रहा है, दक्षिणावर्त गति कर रहा है, उसका त्वरण दे रखा है, क्या कौन सा त्वरण, कुल त्वरण। कुल त्वरण में दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है। अच्छा तो सर टेंजेंशियल तो dv/dt से देते हैं, मैं आपको सर्कुलर मोशन के टाइम पे बताऊंगा भी, टेंजेंशियल को तो देते हैं dv/dt के हिसाब से, और सेंट्रीपिटल को क्या देते हैं v स्क्वायर बाई आर से। सर ये v स्क्वायर बाई आर कहां आया, अरे आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हो ना, बल का क्या सूत्र होता है mv स्क्वायर बाई आर, उसको मैंने लिख दिया मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, उसको मैंने क्या लिख दिया मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, तो ये m से m कट हो गया, तो सेंट्रीपिटल त्वरण यानी अभिकेंद्रीय त्वरण क्या आ गया v स्क्वायर बाई आर। तो सर यहां पे अभिकेंद्रीय त्वरण आएगा कैसे, तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब हो गया सर जी आपका ये वाला, इस a के दो घटक कर दिए, ये 30 बन रहा है तो ये तो a cos 30 हो जाएगा और ये a sin 30 हो जाएगा, तो अभिकेंद्रीय वाला आपने क्या लिख दिया a cos 30 बराबर v स्क्वायर बाई आर। आगे केवल गुणा भाग करना है, तो वो आपको कर लेना है नोटबुक में, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर आया था लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते। तो 2.5 1.7 को अगर आप 1.3 से बात करते हो तो वो ऑलरेडी 2 से बड़ा है, यानी 5 से बड़ा आपको आंसर देखना था, तो लगभग आपका 5.7 वाला इसमें आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा 5.7 वाला, लेकिन सबको करना है, कैलकुलेशंस खुद को करनी है, बाकी कुछ नहीं है, सर्कुलर का क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा लगभग, आप सोल्व कर लेना। जिन बच्चों को पता नहीं है सर्कुलर मोशन का तो टेंशन नहीं लेनी है भाई, वो सर्कुलर मोशन के टाइम पे भी करवाते हैं, ये मतलब प्रीवियस ईयर की बुक में आपको 2 डायमेंशन में दे रखा था इसलिए सर्कुलर मोशन में डाल दिया, वरना सर्कुलर मोशन में डाल देंगे, टेंशन नहीं लेनी है ना। ये v स्क्वायर बाई आर कहां से आया, अगर ये पता नहीं है तो सर्कुलर में कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सर्कुलर के साथ इसको मैं वापस से ले लूंगा। ओके टेंशन नहीं लेनी है, कुछ क्वेश्चन दोनों में आ जाते हैं तो इसको मैं सर्कुलर के साथ वापस ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके √3/2 से, हाँ बिल्कुल वही तो किया है भाई, 15 इंटू आर 2.5 है, हाँ भाई वही तो है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आ जाइए, आपका सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है, तो ये रिलेटिव का है, एक सेकंड रिलेटिव वाला क्यों डाल दिया भाई, रिलेटिव वाला नहीं डालना चाहिए था। चलिए आ जाइए, ये सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, ये वाला आप देखिए, फोर्थ कहां गया, फोर्थ और फिफ्थ दोनों हट गए गलती से। चलिए
ये भी किसका है, वर्ताकार, ये भी उसका है तो नहीं करेंगे, सर्कुलर वाला नहीं करेंगे, ठीक है, सर्कुलर वाला अपन नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे, ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला करते हैं, ये वाला भी हम लोग करेंगे, ये वाला भी करेंगे। चलिए, तो मैं केवल प्रोजेक्टाइल वाले रख रहा हूं ना, केवल प्रोजेक्टाइल वाले रख रहा हूं, बाकी हटा दिए है ना, केवल हम लोग प्रोजेक्टाइल वालों के साथ बात करेंगे, ठीक है ना, केवल प्रोजेक्टाइल वालों के साथ बात करेंगे। तो आ जाइए, बाकी हम लोग एक बार हटा देते हैं। ओके, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो ये आपका सीबीएसई एआईपीएमटी 2014 का है। सर्कुलर का अगर आपको नहीं है तो अपन सर्कुलर मोशन के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला आपको करना है क्योंकि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ओके, तो क्या बोला गया है, एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से, आपको आता है, सबको करना है, शुरू हो जाओ सारे, ठीक है। एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। किसी अन्य ग्रह से 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसी कोण थीटा पर छोड़े गए प्रक्षेप्य पथ तथा पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप्य पथ के सर्वसम यानी सर्वथा समान है, हर जगह समान है। तो आपको यह बोला गया है कि भाई यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। चलिए आइए भाई, क्या करोगे इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। बस 5-4 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वाले, सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले कर लेते हैं और उसके बाद में बाकी जो चीजें हैं हम लोग आगे के साथ डील करेंगे, आगे बात करेंगे बाकी चीजों के साथ में। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नहीं, लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड पूरा हो गया तो उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, तो चलिए भाई बच्चों, पहले क्या बोला गया कि एक प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ ऐसे फेंका गया, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका गया, यह पृथ्वी पर है। अच्छा ठीक है, फिर क्या बोला गया, एक अन्य ग्रह पे 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसी कोण थीटा पर छोड़ा गया। यह अन्य कोई ग्रह है, दूसरा ग्रह है, इस पर 3 मीटर प्रति सेकंड के, सबको करना है भाई, इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, ठीक है। अब आपको बोला गया है बच्चों कि पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप्य के प्रक्षेप पथ सर्वसम सर्वथा समान है। यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 है तो इस ग्रह पर जी का मान बताना है भाई, इस ग्रह पर जी का मान बता दो तो मजा आ जाए। तो आप लोग बताइए भाई इस ग्रह पर आंसर क्या आएगा। तो बच्चों ने पहले ही बता दिया है कि सर इस ग्रह पर त्वरण, यहां पर तो त्वरण का मान क्या है, जी है, इस ग्रह पर त्वरण क्या होगा वो आपको बताना है। और बोला है कि एकदम डिट्टो एक जैसा है, प्रक्षेप्य पथ जो है, प्रक्षेप्य पथ जो है वो आपका एक जैसा ही दिख रहा है। तो आप ये बताइए कि ग्रह पर इसका मान क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों क्या आंसर आएगा इसका, एकदम आसान चीज होनी चाहिए। क्या बराबर है प्रक्षेप्य पथ। क्या हमने प्रक्षेप्य पथ के क्वेश्चन नहीं किए हैं, हमने किए हैं। आपने प्रक्षेप्य पथ क्या लिखा था भाई बच्चों, पथ का समीकरण क्या लिखा था, तो सर पथ का समीकरण हमने लिखा था y = x tan थीटा 1 - x/r। सर ये एकदम डिट्टो सेम है। बोला गया कि दोनों ग्रहों पर, पृथ्वी पर और वो कोई दूसरा ग्रह है उस पर डिट्टो एक जैसे पथ है, एक जैसे पथ है बिल्कुल, और एक जैसे पथ है तो x और y तो निर्देशांक है, वो बराबर हो गए। थीटा, सर थीटा भी बराबर दे रखा है, यानी एक जैसे है, ये जितनी दूरी पर जाके गिरता है वो भी उतनी ही दूरी पर जाके गिरता है, यानी सर दोनों जगह रेंज बराबर होनी चाहिए। रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों जगह रेंज बराबर होनी चाहिए। अच्छा, रेंज का क्या फॉर्मूला है बच्चों, रेंज का क्या फॉर्मूला सीखा है, सर रेंज का फॉर्मूला तो सीखा है V0² sin 2θ/g, V0² sin 2θ/g, ये सीखा है, बिल्कुल यही सीखा है। अब थीटा भी समान है, यानी ये भी समान हो गया, सुनते जाना। तो V0²/g भी क्या होना चाहिए, समान। ये चीज वहां पर डायरेक्ट दिमाग में आनी चाहिए। इतना जब करोगे, इसने बोला प्रक्षेप्य समान, तो आपके दिमाग में आ जाए अच्छा प्रक्षेप्य समान मतलब रेंज बराबर होनी चाहिए, रेंज बराबर होनी चाहिए, तो V0²/g की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो भाई बताइए पृथ्वी पर वेग कितना है, सर 5 का स्क्वायर 25 / J,
उस जगह पर वेग कितना है सर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई वहां का एक्सेलरेशन a डैश, तो a डैश किसके बराबर आ गया सर, a डैश ये इधर चला जाएगा, तो पूरा का पूरा मामला 9 इंटू जी की जगह 9.8 अपॉन 25। बताइए भाई a डैश कितना आएगा, तो सर ये लगभग आपका आ रहा है 125, 4 से छोटा यानी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 3.5 आंसर आएगा। क्या आएगा 3.5 आंसर आएगा, और इसका आंसर आ गया पहले वाला। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि रेंज प्रोपोर्शनल टू वी नोट स्क्वायर बाई जी, आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पर जाए और इसको ऐसे सोल्व करो सीधा, कुछ भी और नहीं करना है। आपको बोला कि दोनों प्रक्षेप्य एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों की रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर कर दो। ठीक है सर, सर हम तो रेंज क्यों, मैक्सिमम हाइट बराबर करेंगे, तो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है मैक्सिमम हाइट बराबर करनी है तो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे दिख रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट भी बराबर होगी, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट में भी तो वी स्क्वायर बाई जी होता है, रेंज में भी वी स्क्वायर बाई जी है, बराबर कर दो। तो सर यहां का वेग 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई जी की वैल्यू 9.8, यहां का वेग 3, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई ए डैश, सीधा आंसर आ गया। बोलो भाई क्या ये कर सकते हैं हम लोग, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, सीधा एक जैसे दिख रहे हैं तो कर दो। और जी की वैल्यू 10 लेके सोल्व करोगे तो भी कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम में करने का मतलब है कैलकुलेशन को कम से कम करना। तो आप ऑप्शंस देखोगे काफी दूर दूर के ऑप्शन है, तो जी की वैल्यू 10 ले लेना, तो 90/25 भी आपका लगभग 3.5 ही आएगा और ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चे, जी की वैल्यू 10 लेके भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस दूर दूर है। चलिए इसके अलावा हमारे पास क्या आया सर, इसके अलावा हमारे पास सीबीएसई एआईपीएमटी 14 का क्वेश्चन है। क्या है ये भी आपको करना है। चलिए क्या बोला गया है, एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसके स्थिति निर्देशांक एक्स वाई है, निम्न प्रकार से है, ये टक 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 दे रखा है, ये 2,3 टी बराबर 0 पे, 6,7 टी बराबर 2 पर, 13,14 टी बराबर 2 पर है, तो टी बराबर 0 से टी बराबर 5 सेकंड तक औसत वेग। कल एक क्वेश्चन किया था बच्चों औसत वेग का, वही है, ठीक है ना। तो ये भी बात अपने को करनी है। अच्छा ठीक है भाई बच्चों, बहुत अच्छी बात। चलिए बताइए, औसत वेग बताना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, 5 सेकंड तक। ओके सर, तो सर t बराबर 0 पर ये दे रखे हैं, t बराबर 2 सेकंड पर आपको ये दे रखे हैं, और ये 13 और 14 2 सेकंड पे कैसे है। t बराबर 0 पर 2 कितने हैं 3, हाँ भाई। अच्छा अरे थीटा तो दोनों का बराबर था ना, तो बराबर कर दिया, करना क्या था, थीटा दोनों का बराबर था तो बराबर कर दिया, उड़ा दिया। यहां पर थीटा तो दोनों का बराबर था ना भाई, तो थीटा बराबर था तो लिखने की जरूरत क्या है, यहां पर भी साइन थीटा लिखो, उस पर भी तो साइन 2 थीटा लिखो और फिर काटो, तो मतलब क्या है। ठीक है चलिए, हां क्या आंसर आएगा इसका बताइए। तो ये 11 और ये आपका 11, ये यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, या t बराबर 5 सेकंड है बच्चों, बस एक चीज यहां पर देख लेना, यहां पर करेक्शन है, t बराबर 5 सेकंड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से करो बच्चों, क्या आंसर आएगा सुनिएगा। एक पार्टिकल बोला है t बराबर 0 पर यहां है, t बराबर 2 सेकंड पर यहां है, t बराबर 5 सेकंड पर यहां है, तो औसत वेग ज्ञात करो। अरे भाई क्या दिक्कत है औसत वेग ज्ञात करने में, औसत वेग का सूत्र क्या है सर, औसत वेग का सूत्र है विस्थापन बटा में समय। देखो मैंने पूरा लाइन से इसीलिए पढ़ाया था पहले, ताकि आपको यह चीजें दिक्कत नहीं दे। विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय, ठीक है। अब विस्थापन बटा में समय की मैं बात करूं तो विस्थापन का मतलब होता है अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश बटा में आप डाल दो समय, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, यही बताया है विस्थापन, और कुछ नहीं बताया। एक ही सूत्र बताया था, मैंने बोला था रट लो इसको, ऐसे ही याद रखना, विस्थापन का मतलब अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। तो एवरेज का मतलब अंतिम, यानी t बराबर 5 सेकंड पर क्या है सर 13,14, t बराबर 0 पे प्रारंभ में कितना है सर 2,3, तो इनके आगे आई जे लगा दो, तो सर 13 तो है i, 14 है j। अरे एक्स वाई के आगे आई जे लगता है कि नहीं,
माइनस 2 है आई और 3 है जे, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, तो सर टाइम है अपने पास 5 सेकंड का। कितना? 5 सेकंड का। तो चलिए भाई, इसमें से आई माइनस कर दो, जे में से जे माइनस कर दो, मामला तो क्लियर है। सर 13 में से 2 गया 11 आई, 14 में से 3 गया 11 जे अपॉन 5, तो 11/5 कॉमन ले लिया, बच गया आई प्लस जे। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं और मैंने बोला भी था आपको कि विस्थापन को केवल आप यही फॉर्मूले से याद करो। मैंने कहा था और कुछ याद मत करना, विस्थापन का एक ही मतलब होता है, विस्थापन का सर एक ही मतलब होता है क्या? अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति। आप देख लो, सिंपल से क्वेश्चन है, जो आपने क्लास में किए हैं ना, सेम उसी तरीके से आएंगे और बाहर से कोई चीज नहीं है, बस आपको अप्लाई करना है कि क्लास का कौन सा ज्ञान कहां लगाना है, ठीक है ना? बाकी सारी चीजें सेम है। सीधा सा विस्थापन बटा में समय, औसत का मतलब विस्थापन बटा में समय, और सब बच्चों ने आंसर दे दिया फोर्थ वाला। कौन सा? फोर्थ वाला, ठीक है। आ जाइए भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा नीट 2013 में। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों? सारे लोग ध्यान दो। आपको बोला कि किसी बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ए पर प्रक्षेप्य वेग ये है, बताइए प्रारंभिक बिंदु ए पर प्रक्षेप्य वेग ये है, ये प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको, और पूछा है इसका वेग बिंदु बी पर क्या होगा। अरे यार, इसका वेग बिंदु बी पर क्या होगा, इस जगह पर इसका वेग क्या होगा, ये बताना है। अब इससे अच्छा क्या आंसर होगा? क्या हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कभी दिक्कत हुई है? मैंने प्रोजेक्टाइल जब पढ़ाया था, एक बड़ी सी फोटो बनाई थी और फोटो बना के आपको एक ही चीज सिखाई थी कि सर जैसे प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरेगा, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहां पर इसके एक्स दिशा का वेग ux और वाई दिशा का वेग uy होता है। जब वापस गिरता है तो सर x दिशा वाला परिवर्तित नहीं होता है, तो x वाला तो ux ही रहता है और y दिशा वाला सर विपरीत दिशा हो जाती है। y दिशा वाले की दिशा बस विपरीत हो जाती है, बाकी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोलो हां ना किया है कि नहीं किया? अरे हां ना बोलो, हमने ये बात की थी कि नहीं की थी कि x वाला में तो कुछ परिवर्तन नहीं होता है, ना मान में ना दिशा में। एक्स वाले में कुछ परिवर्तन नहीं होता, ना मान में ना दिशा में, लेकिन वाई दिशा वाला विपरीत हो जाता है। तो ए बिंदु पर वेग आपको क्या दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप। तो बी बिंदु पर क्या होगा कि सर एक्स वाला तो कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, तो 2i कैप का 2i कैप। वाई वाले में दिशा विपरीत हो जाएगी, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? -3j कैप। अब इससे आसान क्या होगा? 10 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते ही टिक करो और 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर निकालो। कुछ नहीं है, सीधा सा। एक्स वाला तो बदलेगा नहीं सर, ना दिशा में ना मान में। वाई वाला क्या हो जाएगा सर? वाई वाला केवल दिशा में बदलेगा, मान में नहीं बदलेगा, तो भाई ये +3 की जगह माइनस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो सीधी सी कहानी है ये आपका, यहां से यहां सीधा 2 से -3 हो गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा किया है अपन ने? थर्ड वाला। बोलो बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के नाम से कुछ आ सकता है क्या? क्या क्वेश्चन पूछा? फेंका तो वेग दे दिया, जब गिरा तो वेग पूछ लिया। क्या क्वेश्चन है बताओ? और ऐसे ही आते हैं भाई, ठीक है ना? ऐसे ही आ रहे हैं। इस बार जेई मेन के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे इतने बेकार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एक एक क्वेश्चन को मतलब ऐसे 10-10 20-20 सेकंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक बार आपको यह बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश हो जाइए कि ऐसे हमने पढ़ लिया है तो इसमें फिर आगे भी और पढ़ना है प्रोजेक्टाइल, ठीक है? चलिए, यह है आपका सीबीएसई एआईपीएमटी का 2012 का, ठीक है। और क्या पूछा? एक प्रक्षेप्य की ऊंचाई तथा क्षैतिज परास समान है, तो प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण बता दो यार। क्या पूछा है कि एक प्रक्षेप्य की ऊंचाई और क्षैतिज परास बराबर है, तो थीटा बताओ। बताओ, आप लोग जानते हो R बराबर 4h cot थीटा होता है, और आपको क्या बोला कि सर ये R और H बराबर है, तो थीटा बता दो। बताइए भाई, बताइए, सारे लोग कीजिए। क्या ये प्रक्षेप्य की ऊंचाई और क्षैतिज परास बराबर दे दिया, तो थीटा बताइए।
हाँ जी, बताइए बालको। आंसर आ गया सर, फर्स्ट आंसर। अच्छा, चलिए यहां से आप बोलोगे सर आर और एच बराबर है, तो बराबर चीजों को काटा जा सकता है ना बेटा। तो आर से एच काट दिया तो यहां पर एक बच गया, तो कोट थीटा बराबर आपके पास बच गया 1/4, और कोट थीटा 1/4 है तो टेन थीटा आपके पास क्या बच गया 4, तो थीटा बराबर आपका आ गया टेन इनवर्स 4। टेन इनवर्स 4, यानी आपका आंसर सेकंड आना चाहिए बेटा, पहला नहीं आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। ये थोड़ी सी गड़बड़ मत कर देना, ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्या आता है, अरे यार ये तो चंपू सा है, सीधा देखा अच्छा 1/4 तो टेन इनवर्स 1/4 कर दिया, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, अपने को देखना है कि सर कोट थीटा ये आ रहा है तो टेन थीटा 4 आएगा, और टेन थीटा 4 आएगा तो मेरा आंसर थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 आएगा। थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 आएगा। बिल्कुल बच्चों, यही तो कहानियां पढ़ी है हमने। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, कुछ बड़ी बातें आ रही है। बोलो कोई प्रॉब्लम, बताना भाई। अगर ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो बताना, एकदम सीधा सीधा सा जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड चीजें आ रही है। ठीक है, चलिए ये आपका 11 में आया हुआ है। चलिए 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक मिसाइल अधिकतम दूरी तक, अब सुन लो ये शब्द आ गया अपने आप में, अधिकतम दूरी आते ही आप समझ लेना थीटा 45 डिग्री है। अधिकतम दूरी तक फेंकना है, ये शब्द आपका आ जाए तो थीटा 45 लिख देना। क्या लिख देना? थीटा 45 लिख देना। जी का मान लिखना है इतना, तो मिसाइल की प्रक्षेपित दूरी क्या होगी, यानी अधिकतम दूरी क्या होगी वही पूछा है, और थीटा 45 लेके कर दो। बता दीजिए बच्चों क्या होगा। ठीक है ना, क्या बोला गया? 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक मिसाइल अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित की जाती है। यदि जी का मान 10 है तो मिसाइल का प्रक्षेपण, नहीं ये गतिमान निकाय वाला नहीं है, वो करेंगे अभी। हाँ जी बेटा जी, क्या आया सर? आर बराबर अपना फॉर्मूला होता है वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और अधिकतम का नाम आते ही हमने तो सर इसका मान 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि अधिकतम का मतलब थीटा 45, थीटा 45 होगा तो 2 थीटा 90, 2 थीटा 90 तो 90 का मान तो 1 हो गया। तो वी नोट स्क्वायर बाई जी, तो 20 इंटू 20 बटा में 10, कितना आ गया बालको? 40 मीटर। अब इनसे आसान चीजें नहीं होती है भाई, इनसे आसान चीजें नहीं होती है। ठीक है, सीधा सा आ गया 40 मीटर, फोर्थ आंसर। बिल्कुल सही बात है। बताओ कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, सीधा सा आ गया ना। चलिए चलिए, ये है आपका 2010 का। क्या दे रखा है आपको? करना है सबको। एक कण का प्रारंभिक वेग इतना तथा त्वरण इतना दे रखा है, तो 10 सेकंड पश्चात इसकी चाल होगी। प्रारंभिक वेग और त्वरण दे रखा है, तो 10 सेकंड पश्चात उसकी चाल क्या होगी? ठीक है ना, 10 सेकंड पश्चात उसकी चाल क्या होगी? चलिए भाई बच्चों बताइए, सबको करना है? ओके भाई फेजनली, ठीक है। तो सर इसको भी हम लोग अलग अलग करेंगे, एक्स वाला अलग और वाई वाला अलग, एक्स वाला अलग और वाई वाला अलग। तो एक्स में प्रारंभिक वेग कितना है सर? एक्स में प्रारंभिक वेग की बात करें तो 3, और वाई में प्रारंभिक वेग कितना? 4। एक्स में त्वरण कितना सर? एक्स में त्वरण 0.4 और वाई में त्वरण कितना? 0.3। कितना? 0.3। ठीक है, बिल्कुल। तो सर कहानी क्लियर है कि क्या आएगा? दूसरा आंसर आएगा। बच्चे बोल रहे हैं सेकंड आएगा। चलिए चेक करते हैं बच्चों।
तो 0.4। तो किस समय पर, किसी समय पर वेग पूछा है तो मैंने आपको सिखाया है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दोनों में अलग अलग लगा दो। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दोनों में अलग अलग लगा दो। तो v बराबर u कितना सर, पहले में 3, a कितना 0.4 इंटू टी कितना 10 सेकंड। अच्छा, वैसे ही यहां पर u कितना 4, एक्सलरेशन 0.3 इंटू 10, तो आपका आंसर आ गया 7। x दिशा का 7 और y दिशा का भी 7, x का भी 7 और y का भी 7, तो 7 और 7 आपका दोनों दिशाओं का 7 7 आ गया। तो इससे आसान तो क्या है भाई, बताइए। v बराबर आपका आ गया 7 i कैप और 7 j कैप। तो v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 7√2, 7√2। हाँ जी बेटा जी, दोनों तरफ का 7 आ गया तो क्या आ जाएगा, 7√2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर 7√2, 7√2 दोनों बराबर आ गए। बोलिए हाँ ना। एटी तो यूज किया है यहां पे, ये ए और टाइम टी, ये ए और टाइम टी वही तो यूज किया है। एटी के यूज करने से ही तो आया है बच्चों। ये ए और टाइम टी 10 रख दिया, ये ए और टाइम टी 10 रख दिया। एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका 10 में आया हुआ। चलिए चलिए, ये संवेग का क्वेश्चन है, 2008 पे आया हुआ है, ठीक है ना। संवेग का है तो आपको इतनी बेसिक चीजें तो पता ही है, संवेग मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। हालांकि अपन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक बात है भाई, तो आना चाहिए। बोला है m द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री के कोण बनाते हुए v वेग से प्रक्षेपित किया गया। सुनो ध्यान से, v वेग से प्रक्षेपित किया गया। कण के समतल जमीन पर उतरने पर उसके संवेग में परिवर्तन का परिमाण बताओ। एकदम आसान सी चीज है बच्चों। क्या बोला गया, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी बच्चों, स्लो है तो टेंशन नहीं लेना। आपको बोला गया एक कण को ऐसे फेंका गया v वेग से 45 डिग्री के कोण पे। सुनना मेरी बात को और इसका आंसर करना सब लोग। ये ऐसे जाके ऐसे गिरा, तो आपको पता है सर जिस कोण पर फेंकते हैं वापस भी उसी कोण पर उसी वेग से आता है, तो ये वेग v, बस कोण नीचे की ओर बन जाता है 45। तो आपसे यही पूछा है कि प्रारंभ में ये था, अंतिम में ये है, तो आप ये बताइए संवेग में परिवर्तन क्या है। हाँ, अरे वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में नहीं होता है बेटा, संवेग में परिवर्तन बताना है आपको। अब क्वेश्चन में अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल थोड़ी बोला है, इसने बोला है कि त्वरण है, इसने कहां बोला है कि एक्स क्षैतिज है। ये सीधा सा क्वेश्चन है जो शुरुआत में करवाया था, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल तो एक स्पेसिफिक केस है मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है ना। अगर ये बोल रहा है त्वरण है तो अपने को लेना है ये प्रोजेक्टाइल का नहीं, 2 डायमेंशन का सीधा केस है। इसलिए पहले 2D पढ़ाई थी आप, मेरा पहला लेक्चर देखना, मैंने प्रोजेक्टाइल हेडिंग डालने के बाद में पहले 2D बढ़ाई और फिर मैंने बोला कि चलो अब स्पेसिफिक चीज पे आते हैं। थोड़ी चीजों को डिफरेंशिएट किया करो बालको। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई संवेग में परिवर्तन बताना है। तो सर संवेग जो होता है वो होता है अपना मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो सर संवेग भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राह है नहीं है। अब सर आप लोगों को संवेग में परिवर्तन बताना है, यानी डेल्टा पी बताना है, तो मास को तो कॉमन ले लिया, द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। द्रव्यमान में तो परिवर्तन होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वेग में परिवर्तन तो होता है, तो डेल्टा वी कर लो, ठीक है। तो आप लोगों को संवेग में परिवर्तन बताना है, इसका मतलब द्रव्यमान तो रख लिया और वेग में परिवर्तन क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब बालको एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो, यहां पर ये प्रारंभिक वेग v है, इसके दो घटक कर लिए, cos 45 यानी ये v बाई रूट 2 तो आ गया i कैप में और ये v बाई रूट 2 आ गया j कैप में। इसमें किसी को कोई गड़बड़ नहीं है ना, सीधी सी बात है। साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर ही होता है, 1/√2 1/√2।
ये यही तो है ना, v cos थीटा ही तो लिखा है मैंने, तो v cos 45 यानी 1/√2। तो ये प्रारंभिक वेग है v/√2 और v/√2, यानी प्रारंभिक वेग तो आपका है बच्चों v/√2 तो है i कैप में और v/√2 है आपका j कैप में। अंतिम वेग ये प्रारंभिक, ठीक है ना, प्रारंभिक। अंतिम वेग की बात करें तो सर कहानी क्लियर है, ये वेग v ही है, बस इसके दो घटक कर देंगे, ये v/√2 नीचे की ओर और ये v/√2 आगे की ओर। यानी सर x वाला तो बदलेगा नहीं, x वाला तो बदलेगा नहीं, तो ये तो v/√2 का v/√2 ही रहेगा, और y वाला सर विपरीत हो जाता है, यानी माइनस v/√2 i कैप हो जाता है। अब इन दोनों में परिवर्तन बता दो बच्चों, डेल्टा v, इसमें से ये वाला घटा दो, इसमें से ये वाला घटा दो। हर बच्चा कर सकता है कि सर इसमें से ये वाला घटाऊंगा तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि समान है, और x में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो वैसे भी समान ही है, तो x में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, तो इसमें से ये घटाऊंगा तो ये तो कट हो जाएगा। लेकिन इसमें से ये घटाऊंगा वेक्टर के रूप में, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जुड़ जाएगा। ये माइनस v/√2 j कैप में से आप माइनस कर दो ऊपर वाला v/√2 j कैप, तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो डेल्टा v बराबर मेरा सीधा सा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v/√2, कौन सी दिशा में, माइनस j कैप में। तो भाई ये √2 से 2 कट हो गया, तो डेल्टा v सीधा आपके पास आ गया √2v, कितना, √2v, कितना, √2v। अब डेल्टा v आपके पास आ गया √2v, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो आपका आंसर आ जाएगा mv√2, 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 सीधा सा सेकंड आंसर। सर इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं, एक दूसरा शॉर्ट चीज बताता हूं, दूसरा शॉर्ट चीज बताता हूं, क्या है सुनिए, मेथड 2 सुनिए बच्चे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। ये x और ये y, एक कण को ऐसे फेंका, प्रारंभिक संवेग है उसका mv 45 डिग्री पर, अंतिम यहां पर मिलेगा तो अंतिम संवेग है उसका mv कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। मुझे केवल ये बता दीजिए बच्चों, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, मुझे केवल ये बता दीजिए बच्चों, क्या इनका मान बराबर है। आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो बराबर है mv mv, क्या दिशा बराबर है, नहीं सर दिशा तो बराबर नहीं है। तो अगर आपको कोई बोले कि डेल्टा p बताओ तो ये कितने डिग्री से घुमा है, सुनो सीधा सा, कितने डिग्री से घुमा है, कितने डिग्री से घुमा है, तो भाई बात को सीधा सा सुनना कि संवेग कितने डिग्री से घुमा है, तो सर पहले ऊपर से 45 बना रहा था, अब नीचे जाके 45 बना रहा है, यानी कितने डिग्री से घूम गया, 90 डिग्री से घूम गया, कितने डिग्री से घूम गया, 90 डिग्री के। ये भी mv है, ये भी mv है, यानी ये प्रारंभिक सदिश, ये अंतिम सदिश कितने से घूम गया, 90 से घूम गया, और 90 से घूम गया तो डेल्टा p का मैग्नीट्यूड का सूत्र क्या होता है बच्चों, सीधा सा क्या होता है, क्या होता है, तो सर सीधी सी बात है, प्रारंभिक का स्क्वायर प्लस अंतिम का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी mv कोस थीटा। तो सर यहां पर कोस 90 है और कोस 90 का मान 0 कर देंगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। ये mv और mv, दो mv और mv, दो mv, सीधी सी कहानी है। तो डेल्टा p बराबर क्या आ गया सर, 2m स्क्वायर v स्क्वायर, 2m स्क्वायर v स्क्वायर। तो भाई m स्क्वायर v स्क्वायर में mv बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया, √2। सीधा करना है, इससे भी आसान है, मैंने डायरेक्ट बताया है कि एक वेक्टर को 90 डिग्री से घुमाते हैं तो उसका आंसर आता है √2a, √2a, सीधा सा। तो आगे तो लगा देंगे √2 और मान क्या है mv, तो सीधा 5 सेकंड के अंदर आप करोगे। मैंने ये भी आपको सदिश में बताया है कि एक वेक्टर को 90 डिग्री से चेंज किया जाता है, 90 डिग्री से चेंज किया जाता है, तो सीधा लिख दिया करो √2 mv। अच्छा सर 60 डिग्री से किया जाए तो mv, 120 डिग्री से किया जाए तो √3 mv। वहां पर मैंने बोला था कि ये शॉर्ट ट्रिक है, तो 90 डिग्री से घुमाया तो सर √2 mv सीधा। और बच्चे वो mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, संवेग नहीं होता, वो गतिज ऊर्जा होती है बालक, है ना। तो कितने आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो वो लोग जिन्होंने 0 आंसर दिया मुझे कतई पसंद नहीं आए, ठीक है ना। हाँ शुरुआत में पहले देते थे कोई दिक्कत नहीं थी यार, पहले देते थे
मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि एक कण ऐसे घूम रहा है, वो यहां से यहां आ गया, तो बताओ वेग में परिवर्तन कितना है। तो पहले दिन आप लोगों ने बोला था कि हाँ वेग में परिवर्तन 0 है, तो मैंने वहां पर बता दिया था यार आप लोगों को कि भाई वेग में परिवर्तन 0 नहीं है, परिवर्तित हो रहा है, दिशा बदल रही है ना, तो दिशा बदल रही है तो मामला तो बदल रहा है। तो वहां पर कोई भी चीज 90 से बदले, अगर आर बदल रहा है तो √2r कर दो। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी, हाँ अब ध्यान में आया यार, थीटा से चलने के बाद में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया भी है आपको। कौन से वाला फॉर्मूला? डेल्टा वी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया है 2v sin θ/2। 2v sin θ/2 बताया है मैंने आपको। तो डेल्टा वी बराबर 2v sin 90 से बदल गया, तो 90 का आधा 45, 90 के आधा 45, तो ठीक है 45, तो ये 1/√2, 1/√2 से ये कट हो गया, तो ये कट हो गया, तो ये क्या आ गया √2v। सीधा कर लेते और एम को, ये वाला भी तो डायरेक्ट बताया था। कितने तरीके बताए, ठीक है नहीं बच्चे, वो जो जब जोड़ते हैं ना तब 60 में मैंने √3 बताया था, जब घटाते हैं तो 60 और 120 का उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तब तो √3a बताया है, और 120 में सिर्फ a बताया है, लेकिन घटाते हैं तो उल्टा हो जाता है, घटाते टाइम ये a हो जाता है और ये √3a हो जाता है, ठीक है ना। चलो 60 120 वाला तो याद नहीं है, छोड़ो, लेकिन 90 वाला तो याद रहना चाहिए ना। 90 को चाहे जोड़ो या घटाओ, 90 को चाहे जोड़ो या घटाओ, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आंसर √2a आता है। अगर ये याद नहीं है तो मैंने ये सूत्र लिखवाया है, आप ऐसे कर लो, कैसे ही कर लो बच्चों, आंसर आना चाहिए। कितने तरीके बताए हुए हैं, थोड़ा सा सोच के काम करना पड़ेगा भाई। चलिए, ये 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका वेक्टर का है तो वेक्टर के टाइम पे कर ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं। आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम आगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अपना हो गया पूरा। अब पढ़ते हैं ऊंचाई से जमीन पर प्रक्षेप। ऊंचाई से जमीन पर प्रक्षेप। हाँ यार, 1D कर लो यार सारे। 1D में मैंने 1D को एक्चुअली मैं 1D की तरह नहीं, मैंने 1D की शुरुआत पूरे किनेमेटिक्स की तरह करवाया है। तो जिसने 1D नहीं पढ़ी है ना बेटा, उसको समझने में दिक्कत आएगी। 1D में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो बार बार आपके 2D में आएंगे, तो एक बार 1D सारे पढ़ लो यार जल्दी से, जितने भी लेक्चर्स हैं वो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, है ना। आ जाइए, अब हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे फेंके तो क्या होगा। तो ऊपर से नीचे फेंकने में कितने क्वेश्चन, कितने टाइप की चीजें बनती है। पहला, सर अगर ये हाइट आपको h दे रखी है, हालांकि आप देखो आपके प्रीवियस ईयर में इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप अगर देखोगे तो आपके प्रीवियस ईयर में इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हम बहुत ही सरफेस वाला ज्ञान प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, बात करते हैं कि यहां से एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, ऐसे v0 वेग से एंगल थीटा पे, ठीक है। तो ये पार्टिकल का मोशन क्या होगा, जहां से फेंका जाए उसको 0,0 लेंगे, जहां से फेंका जाए उसको 0,0 लेंगे बच्चों, और इसको ऐसे करते हुए यहां पर लाके गिरा देंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए यहां पर लाके गिरा देंगे, सिंपल सा, ओके। अब यहां पर अगर बात को थोड़ा समझें और हम लोग ध्यान से एक चीज को देखें, तो सर यहां से अगर फेंका गया h हाइट से ऊपर की ओर, तो इसको जमीन पे आने में टाइम लगा आपका t1। कितना? t1। जमीन पर आने में इसको टाइम क्या लगा? t1। तो आपको जो जो चीजें निकालनी है उसका उसी तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। जैसे पहला, आपको यहां पर कोई बोले कि जमीन से अधिकतम ऊंचाई, तो आप ये h मैक्सिमम निकालना जानते हो, यहां से h मैक्सिमम निकालना जानते हो। तो अगर आपसे कोई बोले, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कि जमीन से अधिकतम ऊंचाई, जमीन से अधिकतम ऊंचाई, जमीन से अधिकतम ऊंचाई, पहला क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि जमीन से अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। जमीन से, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर जहां से फेंका जाता है वहां से अधिकतम ऊंचाई तो हमें पता है, जहां से फेंका जाता है वहां से अधिकतम ऊंचाई तो हमें पता ही है, क्या है सर, वहां से तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। पढ़ा है हमने प्रोजेक्टाइल में, हाँ ना बोलो, पढ़ा है ना, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, प्लस यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या हो जाती है आपकी h, ये एक्स्ट्रा जोड़ दो, ठीक है ना। यहां से अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला तो अपने पास पता ही है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और फिर आपसे क्या पूछा जाता है कि सर यहां से यहां वाली और जोड़ दो तो जमीन से टोटल मिल जाएगा। क्लियर है बात? आपने यहां से ऊंचाई बता दी, ऑलरेडी ये h हाइट पर था तो आपको यहां से यहां तक की ऊंचाई मिल जाएगी, यहां से यहां तक की ऊंचाई मिल जाएगी। मनोज आना जल्दी। आपसे पहली बार ये क्वेश्चन मेरा ये मानना है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा गया जमीन तक जाने में समय, जमीन तक जाने में समय, तो आप लोग बोलोगे जमीन तक जाने में समय की अगर बात हो, जमीन तक जाने में समय, तो जमीन तक जाने में जो समय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप एक ही आंसर करोगे कि सर आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो y दिशा में, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो y दिशा में। मैंने यही सिखाया है 1D में कि जब भी आपको समय पूछे तो आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो, ठीक है ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो सीधा सा, ठीक है। अच्छा सर तीसरी चीज पूछे कि जमीन से कितनी ज्यादा दूर जाके गिरेगा, यानी मतलब इस पहाड़ की चोटी से कितनी ज्यादा दूर जाके गिरेगा, तो सर पहाड़ की चोटी से कितनी ज्यादा दूर जाके गिरेगा ये आपका क्षैतिज परास। तो पुराने वाला सूत्र हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर पुराने वाला सूत्र आप लगाओगे तो आपको ये पुराने वाला आर नोट ये मिल जाएगा, ये वाली दूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। पुराने वाला सूत्र लगाओगे तो ये वाली यहां से यहां तक की दूरी, क्यों? क्योंकि आपको पता है पुराने समय में जहां से फेंकते थे वहीं वापस आता था, तो जहां से फेंके उसी ऊंचाई पर अगर वापस आएगा तो दूरी तो ये आर नोट हो जाएगी। लेकिन अब तो सर ऊपर से फेंक रहे हैं नीचे आ रहा है तो ये थोड़ा दूर जाके गिर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जिस जगह से क्षैतिज दूरी आपसे पूछा जाएगा, क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज दूरी का आपके पास एक ही सूत्र होगा कि सर x दिशा का प्रारंभिक वेग और ऊपर से टाइम लगाओ वो कर दो, x दिशा का प्रारंभिक वेग और ऊपर से टाइम निकालो, सर वो टाइम वहां पे रख दो, x दिशा का प्रारंभिक वेग और ऊपर से टाइम निकालो, वो टाइम वहां पे रख दो, तो आपकी क्षैतिज दूरी आ जाएगा। अच्छा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा जो चीजें पूछी जाएगी आपसे। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि जब वो जमीन पर पहुंचेगा तो कितने उसका वेग होगा, उसका चाल क्या होगा, वेग नहीं पूछा जाएगा, चाल, कि जमीन पर कण की चाल, जमीन पर कण की चाल। अच्छा वेग पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बताने का अपने पास तरीका है, लेकिन चाल पूछी जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, सुनिए बच्चों। जमीन पर अगर आपको कण की चाल पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने एक तरीका बताया था आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, वो डायरेक्ट ट्रिक बताई थी बच्चों कि अगर किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जाए और आपसे पूछे कि h हाइट पर जाके उसका वेग क्या होगा, तो आपको सीधा सूत्र बताया था क्या, v नोट स्क्वायर माइनस 2gh, सीधा सूत्र बताया था क्या, v नोट स्क्वायर माइनस 2gh। तो भाई कहानी यह है कि ऊपर जाने पर वेग कम होता है, कितना, तो सर v नोट स्क्वायर माइनस 2gh से, तो नीचे आने पर वो बढ़ेगा, नीचे आने पर बढ़ेगा, तो जमीन पर कण की जो चाल होगी या जमीन पर टकराने से पहले कण की जो चाल होगी वो क्या होगा, सीधा सा v नोट स्क्वायर प्लस 2gh। कितना होगा बालको, v नोट स्क्वायर प्लस 2gh। बताया था आपको कि जमीन से अगर ऊपर जाए h ऊंचाई पर तो वेग कम होता है, कितने से, v नोट स्क्वायर माइनस 2gh। जमीन का मतलब फेंके गए बिंदु से ऊपर जाए तो कम होता है और फेंके गए बिंदु से नीचे आए तो बढ़ता है, कम भी 2gh, बढ़ना भी 2gh। तो अगर सर प्रारंभिक वेग v नोट है, किसी भी एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एंगल पे फेंके, इस बिंदु से फेंका और यहां पर आपको चाल निकालनी है, तो प्रारंभिक चाल v नोट है, किसी भी कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर फेंक रहे हैं नीचे फेंक रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्रारंभिक चाल v नोट है, तो जमीन पर आने के बाद में उसकी चाल क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे क्या कि सर जमीन पर आने के बाद में उसकी जो चाल है v, वो v कितनी होगी, v नोट स्क्वायर प्लस 2gh। हां ना बोलो भाई, सिर्फ प्लस लगाना है बस, ऊपर जाए
यानी जिस बिंदु से फेंका है उससे ऊपर की बात की जाए तो कॉमन सेंस है कि ऊपर जाने पर सर वेग कम होता है, तो -2gh कर लेंगे। जिस बिंदु से फेंका है उससे नीचे किसी बिंदु पर पूछे तो बोल देंगे सर नीचे जाने पर तो वेग बढ़ता है, तो +2gh कर लेंगे। बोलो भाई वाल को, क्या इतनी बातें कर लोगे? कहीं पर कोई दिक्कत है? यहां तक कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है? यहां तक आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा यहां भी x दिशा का वेग नियत रहता है, सीधी सी बात है। यहां पर भी x दिशा का वेग नियत रहता है। यहां भी अधिकतम ऊंचाई पर, यहां भी अधिकतम ऊंचाई पर एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, क्या कि अधिकतम ऊंचाई पर कई बार यह पॉइंट पूछा जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग व त्वरण के मध्य कोण, बताइए भाई, अधिकतम ऊंचाई पर वेग व त्वरण के मध्य कोण बता दीजिए क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर वेग व त्वरण के मध्य कोण, ठीक है। क्या करेंगे ये कि सर अधिकतम ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि इस बिंदु से ऊपर जाना तो अपने को पता है v0²/2g और sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, समय का कोई तरीका नहीं है सर। समय के लिए हमें s = ut + ½ लगाना पड़ेगा, किसमें? y दिशा में। क्वेश्चन से सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे उससे सीखेंगे। ओके, अच्छा, क्षैतिज दूरी सर कुछ नहीं है, x दिशा का प्रारंभिक वेग तो नियत है, तो t टाइम के साथ क्षैतिज दूरी दे देंगे जितना टाइम लगेगा। अच्छा, जमीन पर कण की चाल तो सर नीचे आने पर v0²/2gh करेंगे, v0² + 2gh। अधिकतम ऊंचाई पर कई बार पूछा जाता है ये बात, और बच्चों ने सबने सही आंसर दिया है। इसका मतलब मुझे एक बात तो पता चल गई कि मुझे ऐसे पॉइंट्स लिख के बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों में बात क्लियर है कि अधिकतम ऊंचाई का मतलब होता है सर कि जब वो अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर है तो वहां पर उसके पास वेग केवल x दिशा में होता है, y दिशा में वेग क्या हो जाता है? 0। और त्वरण तो हमेशा ही -g लग रहा है नीचे की ओर। अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर वेग y दिशा का तो 0 हो गया, जो भी है वह कौन सी दिशा में है? x दिशा में है। अच्छा, और त्वरण तो सर x दिशा में तो त्वरण है ही नहीं, त्वरण जो भी है यानी y दिशा का तो त्वरण नियत है और x दिशा का वेग नियत है। y दिशा का त्वरण नियत है, x दिशा का वेग नियत है, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया बच्चों? तो हम बोलेंगे 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। एक सीधा सा पॉइंट है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? जल्दी से बोलिए। वेग व त्वरण के मध्य कोण, तो वेग व त्वरण के मध्य कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। हाँ जी बेटा जी। चलिए, तो क्या बोलोगे कि सर त्वरण अधिकतम ऊंचाई में वेग और त्वरण के मध्य 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला त्वरण नहीं बदलता, ये वाला वेग नहीं बदलता, अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा का वेग तो 0 है। चलिए, अब ये वाली चीजों के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ये सारी बातें करनी है भाई, हरिओम, सारी बातें करनी है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है ना, और उस एग्जाम्पल पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। फिर वापस जाके एक शानदार सी चीज और बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप ये एग्जाम्पल कर लीजिए। ये यहां से एक बॉल को ऐसे फेंका, v0 आपको दे दिया 50 मीटर प्रति सेकंड। कितने कोण पर? 37 के कोण पर, ठीक है। और तो ये मैं लिख लूं 80 मीटर। कितना लिख लूं? 80 मीटर। अच्छा, ये यहां से फेंका गया। सारे क्वेश्चन का आंसर बताना, सारे क्वेश्चन का आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। पहला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपने पहला ही लिख रखा था, कण द्वारा तय की गई, हां जी, अधिकतम ऊंचाई बच्चों, कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कहां से? जमीन से। कहां से? जमीन से। जल्दी से बताइए बाल को, क्या अधिकतम ऊंचाई तय करेगा? दूसरा,
कण को जमीन तक आने में समय तीसरा तीसरा जो है वो क्या होगा बालको? तो तीसरा होगा सर कण जमीन पर टकराने से पहले कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा। चौथा, जमीन पर टकराने से तुरंत पहले कण की चाल। चलिए भाई बच्चों, ये जो कहानी है वो आप लोग बता दीजिए, एक एक करके मामला क्लियर होता जाएगा। तो सर पहला क्वेश्चन है, कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कहां से? जमीन से। तो वो अधिकतम ऊंचाई जो है वो स्मॉल h मैक्सिमम प्लस h कर देंगे, यानी इस बिंदु से अधिकतम ऊंचाई प्लस में 80 कर देंगे, इस बिंदु से अधिकतम ऊंचाई प्लस में 80 कर देंगे। तो सर इस बिंदु से अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस में 80। अधिकतम ऊंचाई का यही फॉर्मूला है बालको, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस 80। तो वही कहानी है भाई, वही बात है। तो चलिए पता करते हैं पहले का। तो सर पहले की अगर बात करें, v0 50 है, उसका स्क्वायर किया 50, साइन 37 डिग्री, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, स्क्वायर किया तो 3/5 इंटू 3/5 बाई 2g। तो 2g की जगह मैंने 10 रख दिया, प्लस में आपका 80। बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या आंसर आएगा? तो आप जल्दी से बताओगे तो क्या आंसर आएगा पहले में? तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो 5, 15 और 25 यानी 45 आना चाहिए, और 80 जोड़ दो, बिल्कुल यही आएगा। तो 5 से 5 काट दिया, 5 से 5 काट कर दिया, ऊपर 100 बच गए, ठीक है। 1 0 से काट कर दिया यानी ऊपर 10 बचे, फिर इससे कट कर दिया 5, तो आपका आंसर आ गया, ये तो है 45 प्लस ये 80, ये 125 मीटर। सीधी सी कहानी है सर, फेंके गए बिंदु से 45 मीटर ऊपर जाएगा तो जमीन से टोटल 125 मीटर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन से ऑलरेडी 80 मीटर ऊपर है। कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, बच्चे बोल रहे थे सर बार बार कि सर ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आप वापस से एक्सप्लेन करो, तो यहां समझाता हूं बच्चों। मान लो t बराबर 0 पर फेंका और t बराबर कैपिटल T टाइम पर यहां पर आया, तो जमीन तक आने में जो समय है उसका कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है जब तक कि उसको क्षैतिज नहीं फेंका जाए, जब तक कि उसको क्षैतिज नहीं फेंका जाए। क्षैतिज में अपने पास डायरेक्ट सूत्र है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर क्षैतिज नहीं फेंका जाए तो सर हमारे पास कहानी क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें लगाना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा ध्यान से सुन लो, मेरा ये लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर आप लोग लगाओगे तो मुझे ये बताइए बच्चों, यहां से यहां नीचे आने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां नीचे आने में कितनी दूरी तय की? तो विस्थापन की बात करें तो सर नीचे आ रहा है, ये धनात्मक x दिशा, ये धनात्मक y दिशा, तो विस्थापन ऐसे मत सोच लेना सर कल पहले ऊपर जाके भी तो नीचे आया है। अरे भाई विस्थापन यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति में ये नीचे आ गया, प्रारंभिक में ऊपर है, तो विस्थापन है आपका -80। y दिशा का प्रारंभिक वेग, y दिशा का प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है सर? वो होता है v0 साइन थीटा। कौन सी तरफ है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? सर ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो आपका पॉजिटिव कर दिया। समय t निकालना है और एक्सलरेशन -12 gt स्क्वायर।
बस सोल्व कर दो और आंसर बता दो। क्या आंसर आया है बच्चों का? आंसर आया है 8 सेकंड, 8 सेकंड। और करेक्ट आंसर है, टेंशन नहीं लेनी है, करेक्ट आंसर है। कैसे? -80, वी नोट कितना 50, साइन थीटा की जगह आ गया 3/5, टी निकालना है सर। ये -½ को मैंने लिख दिया 5t²। ठीक है, ओके। यहां पर देख लो, ध्यान से देख लो, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। ये 5 से कट किया तो 50 को 5 से कट किया तो कितना आ गया सर? 10। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। तो -80 बराबर 30t -5t²। पूरी समीकरण में 5 का भाग दे दो। ठीक है, तो ये बच गया 16, ये बच गया 6 बराबर -t²। 5 का भाग देने से ये 5 हट गया तो ये 6 ऐसे। इसको इधर ले जाऊं तो t² बराबर अपने पास आ गया -6t -16 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, लेकिन ऐसी आसान क्वाड्रेटिक बनेगी कि जिसको बच्चा भी सोल्व कर सकता है। t² -6t -16 बराबर 0। तो 6t के 2 भाग कर देंगे क्या कि सर एक तो आ जाएगा आपका 10 और क्या 8 और 2। तो इसको मैं लिख दूं -8t + 2t -16 बराबर 0। -8t + 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया सीधा, और माइनस कर दिया 6 आ गया। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो टाइम का आंसर एक तो 8 सेकंड आएगा, एक टाइम का आंसर आएगा -2 सेकंड। -2 सेकंड इज नॉट वैलिड, सॉरी यहां पर 2t कॉमन ले लोगे, हाँ तो 2 सेकंड, तो -2 सेकंड वैलिड नहीं है। तो आपका आंसर सही सही आ जाएगा 8 सेकंड। 2 सेकंड वाला वैलिड नहीं है, तो मैं सीधा लिख देता हूं भैया मेरा आंसर क्या आएगा 8 सेकंड। हाँ ना बोलो जल्दी से, कोई गड़बड़ी है? देख लो कहां पे गड़बड़ की अपने आप में, और कुछ नहीं है। s = ut + ½ लगाया, कोई गड़बड़ है तो स्पेसिफिक पॉइंट बोलो कि सर यहां पर गड़बड़ी है। ठीक है ना, यहां पर मुझे थोड़ा सा कम आया है, तो बताइए भाई पहला और दूसरा क्लियर है सबका या दिक्कत है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, बस दूसरे में ही बोल रहे थे बच्चे, उसके अलावा तो कोई दिक्कत है नहीं। सर तीसरा क्या है कि क्षैतिज में कितना चलेगा? तो भैया क्षैतिज में चलने के लिए तो x दिशा का वेग इंटू चलने के लिए समय कितना मिला, बस x दिशा का वेग इंटू चलने के लिए कितना समय लगा, बस वही बात करनी है। तो सर x दिशा का प्रारंभिक वेग तो मेरा v0 cos थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और चलने के लिए समय कितना मिला सर जी? वो तो 8 सेकंड अभी अभी निकाला है। कितना? 8 सेकंड, सीधा आंसर। ओके, v0 cos थीटा, तो v0 कितना बच्चों? 50, cos थीटा 4/5, तो 50 गुणा में 4/5 गुणा में 8, ये 40 हो गया। 8 से गुणा किया 320 मीटर। कितना? 320 मीटर। आर भी बच्चों का क्लियर है, आर भी बच्चों का क्लियर है। अरे भाई जी का मान 10 होता है, 10 को 2 से काटा तो 5 आया, 10 को 2 से काटा तो 5 आया, तो यहां से 5t आया बच्चों। ठीक है, चलिए तो 320 मीटर। तीसरा क्वेश्चन भी अपना डन है, ux इंटू टी। ठीक है ना, ux इंटू टी, बिल्कुल। जब भी आपको समय निकालना है, मैंने आपको बोला कि ऊंचाई पर और समय पर, अधिकतम ऊंचाई पर और समय पर केवल और केवल हक है y दिशा का, केवल और केवल हक है y दिशा का। तो जब भी आपको समय निकालना हो या ऊंचाई निकालना हो, आपको क्या करना है? y दिशा में s = ut + ½ लगाना है। और ये मैं 50 बार लगा चुका हूं भाई, कि जब नीचे आ रहा है तो विस्थापन नेगेटिव, प्रारंभ में वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, -5t²। ये एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिख दिया? -10। हमेशा मैंने एक्सेलरेशन को -10 ही लिखा है। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब लास्ट कि जमीन से टकराने से तुरंत पहले कण की चाल, जमीन से टकराने से तुरंत पहले कण की चाल क्या आएगी? तो भाई जमीन से टकराने से तुरंत पहले कण की चाल क्या आएगी? तो सर उसका तो सीधा सा आंसर अपने को दे रखा है, सीधा सा आंसर दे रखा है कि जमीन से टकराने से तुरंत पहले आपको v0² / 2gh बोला जाता है, बिल्कुल। तो पहले वेग है 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस 2, g की जगह 10 और h की जगह 80। चलिए तो v बराबर क्या आ जाएगा भाई? 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 1600, हाँ जी, कितना बाल को? तो ये आपका आ जाएगा
यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो ये 4100 इतना आ रहा है। तो चलिए भाई बच्चों इसको सोल्व करेंगे, 100 का बाहर तो 10 आ जाएगा, 10 रूट 41 मीटर पर सेकेंड, 10 रूट 41 मीटर पर सेकेंड, 10 रूट 41 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या लग रहा है भाई नेहा जी, लेना क्या चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, क्या लेना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट को? आप बताइए क्या लेना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट को? 80 नहीं लेते तो क्या लेना चाहिए था? ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि ये निर्देशांक 0,0 है, ये सर नीचे आ गया तो इस बिंदु के निर्देशांक -80,r है, कुछ -80,r नीचे आया, कितना नीचे आया 80, तो -80, आगे कितना चला r, तो निर्देशांक सॉरी क्या r, -80, y वाला लिखना है बाद में, तो r, -80, r, -80। तो y में विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम -80 प्रारंभिक 0, तो विस्थापन में ये आ गया। ठीक है ना। 80 नहीं लेंगे तो और क्या लेंगे भाई? आपने क्या सोचा, क्या लेना चाहिए था? s बताइए, डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट? सिर्फ y दिशा का। बोलिए, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने 1D में भी किए हैं भाई, सीधा सा। और मैंने कहा है भाई विस्थापन वगैरह को सही तरीके से लेना सीखो, और कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा सा जब भी आपको समय निकालना है हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये वाला विस्थापन प्रारंभिक यहां था, यहां से पूरा नीचे आने में कितना समय लगा, तो यहां से पूरा नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो सर पूरा नीचे आने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, वो निकालने के लिए मैंने बोला है अधिकतम ऊंचाई और क्या सर, अधिकतम ऊंचाई और मैक्सिमम हाइट पर और समय पर केवल किसका हक है सर? केवल और केवल हक है किस चीज का? वाई दिशा का। 65 कहां लिख दिया भाई? थीटा कहां लिख दिया? 65 कहीं लिख दिया गया? थीटा तो वही है ना, वाई साइन थीटा। चलिए, तो हम लोगों ने लिखा थीटा चेंज कर दे तो ऐसे थीटा होंगे ना जिनका मान अपने को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। हाँ भाई h 125 ही लिखा है, मैंने गलत नहीं लिखा, h मैंने 125 ही लिखा है। ठीक है ना। एक चीज मुझे कॉमन सेंस से बताओ, मुझे एक चीज आपको, मतलब ऐसी बातें अपन ने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको एक चीज देखो, दिमाग में कोई चीज रटा मत करो, समझा करो। सुनो, ये वाला मैं जानबूझ के सोच रहा था कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था अभी बताइए क्या है कि एक कण को यहां से फेंका, समय को सुन लो ध्यान से, समय को और अधिकतम ऊंचाई को केवल y दिशा में देखते हैं, x दिशा में नहीं देखते हैं, तो सिर्फ y दिशा पर कंसंट्रेट करते हैं। चलिए किया, तो सर y दिशा पे कंसंट्रेट करते हैं, केवल y दिशा पे। तो एक कण को ऐसे फेंका v0 साइन थीटा से, बिल्कुल फेंका, ये ऐसे ऊपर गया और ऐसे नीचे आ गया, ऐसे ऊपर गया और ऐसे नीचे आ गया, फेंका t बराबर 0 पर, नीचे आ गया t बराबर t पर। तो आपसे कोई पूछे कि विस्थापन बताओ, क्या सिखाया है विस्थापन? ठीक है ना, क्या सिखाया है विस्थापन? बताइए क्या सिखाया है विस्थापन? तो सर विस्थापन आपने सिखाया है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को सीधा मापना, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को सीधा मापना। तो ये यहां से फेंका, अंतिम स्थिति यहां पर है, अब बीच में ये कहां जाके आया अपने को क्या फर्क पड़ता है? सर ये बीच में 45 मीटर ऊपर जाके आया है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? सर ये 320 मीटर इधर भी तो गया है ना, वो x दिशा में गया है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमेशा बोला है दोनों को अलग अलग सोल्व करना है, x और y को, तो वो तो x दिशा में गया है, अपने का कोई काम ही नहीं है। दिशा कौन सी? x नहीं, हम तो बात कर रहे हैं y के। सर ऊपर जाके आया है ना, आने दो ना, जहां घूमकर आए। मुझे बताओ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है? सर प्रारंभिक तो यहां से फेंका, अंतिम क्या है? यहां से, तो इनके बीच का विस्थापन, तो सर इनके बीच का विस्थापन तो ये वाला 80 मीटर ही है। अच्छा, अगर प्रारंभिक स्थिति से ऊपर है यानी तो पॉजिटिव दिशा में है, ये y दिशा पॉजिटिव है, अगर प्रारंभिक दिशा से नीचे की ओर है तो सर नेगेटिव y है, बस। ऊपर है तो प्लस j, नीचे है तो माइनस j। मैंने बोला है ना कि ये निर्देशांक 0,0 है, ठीक है, इससे ऊपर पॉजिटिव y है, इससे नीचे नेगेटिव y है, तो सर नीचे गया तो माइनस j कैप लिख लिया,
ऊपर गया तो प्लस जे कैप लिख दिया, सीधी सी कहानी है, कहीं पर दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने s माइनस 80 लिखा। सर त्वरण माइनस जी क्यों लिखा? क्योंकि चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर ही लग रहा है, तो जी लग रहा है, लेकिन नीचे की दिशा में है तो मैंने माइनस जी लगा दिया, तो माइनस 10 लिखा। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। क्या बोला भाई बच्चे ने? 2500 माइनस 20 किसमें होगा भाई? ये पहली बात तो नीचे आने पर पॉजिटिव होता है, पहली बात तो नीचे आने पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं होता। दूसरा, ये एच मैंने सीधा बोला था मीनार की एच लगाना है। कितना ऊपर गया? तो प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, तो इससे कितना नीचे आया? तो सर जी एच नीचे आया। एच यानी ये वाला एच जो नीचे आया है, ये वाला एच, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई। अंतिम और प्रारंभिक को देख लो, अंतिम और प्रारंभिक को देखेंगे केवल, बस और कुछ नहीं है। हां इजी आएंगे यार, लग तो यही रहा है कि इजी आएंगे, और क्या है, ठीक है। तो सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक को। चलिए आ जाइए, अब क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो ऐसे देखना है, ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं ना। चलिए अब यही क्वेश्चन मैं रिपीट करवा दूंगा आपको, सुनिए। ये 80 मीटर, चलिए जल्दी से बताइए ना। एक ऐसे फेंक दिया गया वी नोट 50 मीटर पर सेकंड से, वही 37 डिग्री पर। चलिए पहला क्वेश्चन, जमीन पर टकराने में समय, जल्दी से बता दीजिए, ऊपर वाला और क्लियर हो जाएगा। अभी जो किया था वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेचर कभी नहीं लेते हैं ना। सेकंड, जमीन पर टकराने से पहले समय, अच्छा। दूसरा, जमीन पर कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तय की गई कुल क्षैतिज दूरी। तीसरा, कण का जमीन पर वेग। जब मैंने पहली बार ये इक्वेशंस लिखवाई थी ना बेटा, तो एक चीज बोली थी कि ये जितनी भी इक्वेशन है ना, अपने को गंदी आदत ये लगी हुई है कि हम लोग इनको स्केलर फॉर्म में यूज करते हैं। ये है ही नहीं स्केलर की, ये सारी वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर में दिशा का बहुत महत्व है। बस वो तो यूज किया नहीं, फिर कंफ्यूज हो रहे हो। और जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाई थी, एक पहला पेज, उसमें मैंने सारा बताया था कि एक्सेलरेशन को ऐसा लेना है, एक्सेलरेशन की प्रकृति अलग चीज है, साइन अलग चीज है, ठीक है ना। कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते थे कि सर एक्सेलरेशन माइनस जी कब आएगा, प्लस जी कब आएगा। मैंने क्या कहा, हमेशा माइनस जी लेना है। सर हमेशा थोड़ी होता है नेगेटिव त्वरण, नीचे आते टाइम तो पॉजिटिव होता है। अरे वो उसकी प्रकृति है, मैं बात कर रहा हूं केवल साइन की, ठीक है ना। तो चीजों को समझना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं फिर से, जो नए बच्चे हैं वो 1D को एक बार पढ़ो बच्चे, एक बार 1D को वहां से पढ़ो तो आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे, टेंशन है ही नहीं। बच्चे आंसर दे देते हैं, देखो सबसे पहले आंसर आ गया है टाइम का, 2 सेकंड दे दिया है बच्चों ने, तो टाइम लगा ही नहीं आंसर देने में। टेंशन कहां है? सर पिछली बार ऊपर फेंक रहे थे, इस बार नीचे की ओर फेंक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर फेंको, नीचे की ओर फेंको, साइन के साथ रखोगे तो आंसर आएगा। तो समय निकालना है, जमीन पर टकराने से पहले समय निकालना है। तो मुझे यह बताइए, समय पर हक किसका है? सर समय पर हक तो केवल वाई दिशा का है। तो वाई दिशा का प्रारंभिक वेग बताइए मुझे, वाई दिशा का प्रारंभिक वेग। तो यह कण है, सुनिएगा मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पे 80 मीटर। इस पर यह 0,0 है, इधर धनात्मक एक्स एक्सिस, इधर धनात्मक वाई एक्सिस। नीचे कोई भी चीज होगी वो ऋणात्मक होगी, नीचे कोई भी चीज होगी वो ऋणात्मक होगी। तो प्रारंभिक वेग ऐसा दे रखा है, वी नोट 37 डिग्री के कोण पर कितना? 50। तो ये तो हो जाएगा आपका 40। कैसे हुआ वो सबको पता है, वी नोट कोस 37, वी नोट कोस 37, ये क्या हो गया? 40। लिख लेना भाई, क्या? वी नोट कोस 37, सर ये 40 हो गया। और वाई दिशा का वेग, सर वाई दिशा का प्रारंभिक वेग हो जाएगा 30। पिछले क्वेश्चन में भी तो था, किसके बराबर? वी नोट साइन 37। सोल्व करोगे तो 30 आ जाएगा। चलिए
तो वाई दिशा का, केवल मुझे वाई दिशा के मोशन पे बात करनी है। समय निकालने के लिए मैं केवल वाई दिशा के पास जाऊंगा, एक्स दिशा के पास नहीं जाऊंगा। मुझे लगाना है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सुनते रहना, गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। तो सर वाई दिशा में ये यहां से चला 0,0 से, बिल्कुल नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तो वाई दिशा में नीचे आ गया तो कितना विस्थापन हो गया सर? -80। कितना? -80। अच्छा, वाई दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है सर? वाई दिशा में प्रारंभिक वेग 30 है। अच्छा, कौन सी दिशा में है सर? ऊपर की ओर होता तो प्लस वाई, नीचे की ओर है तो माइनस वाई, तो -30। समय t, एक्सलरेशन हमेशा माइनस में लेना है, तो -12 g की जगह 10 t²। बस खत्म, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हां भाई बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल। तो सर पहले तो सबके माइनस 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 हटाओ, हटा दिया। 80 बराबर 30t प्लस 5t²। फिर पूरी समीकरण को 5 से डिवाइड कर दो, कर दिया तो क्या आएगा? 16 6t प्लस t²। अच्छा, क्या बचा? t² प्लस 6t माइनस 16 बराबर 0। तो इस बार भी इसके दो घटक होंगे, t² प्लस 8t। ठीक है, t² प्लस 8t माइनस 2t माइनस 16 बराबर 0। तो इस बार जो आएगा टाइम का आंसर वो क्या आएगा? तो सर एक तो आएगा t बराबर -8 सेकंड और एक आएगा t बराबर +2 सेकंड। तो इस बार 2 सेकंड आंसर आएगा। क्या आएगा? 2 सेकंड। 8 सेकंड नहीं आएगा इस बार, क्या आएगा? 2 सेकंड आएगा। क्या आएगा? 2 सेकंड। अब देख लो भाई, अब तो बातें क्लियर होगी ना। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नीचे आ रहा है तो माइनस। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी सर 30, लेकिन नीचे की ओर है तो माइनस, और एक्सेलरेशन हमेशा ही माइनस लेना है। बिल्कुल, आंसर आ गया कितना? तो सर सीधी सी कहानी है, कितना आ गया अपना? सीधा सा 2 सेकंड। इस बार हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूर जाके गिरेगा? तो वही ux इंटू टी। कितना दूर जाके गिरेगा? तो ux इंटू टी। ठीक है ना? क्यों होगा प्रिया जी नेगेटिव? अब जी पॉजिटिव क्यों होगा बताइए मुझे, क्यों होगा जी पॉजिटिव? अब R बराबर ux यानी 40 इंटू टी। टी जो है वो कितना आएगा सर? टी तो 2 निकाल चुके हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल 80 मीटर। इस बार कितनी दूर जाके गिरेगा? केवल 80 मीटर। केवल 80 मीटर दूर जाके गिरेगा। हां जी, केवल 80 मीटर दूर जाके गिरेगा। हां जी बिल्कुल, केवल 80 मीटर दूर जाके गिरेगा। अब बचा जमीन पर वेग। तो आपको बताया गया था किसी भी कोण पर फेंके, ऊपर की तरफ फेंके, नीचे की ओर फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखो। सर प्रारंभिक यहां है, अंतिम कहीं यहां आके गिरेगा, तो नीचे आया या ऊपर गया? सर नीचे आया। नीचे आया या ऊपर गया? नीचे आया। तो नीचे आया तो वेग, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, नीचे आया तो वेग का क्या सूत्र है? v0² प्लस 2gh। ऊपर गया तो वेग क्या होता है? v0² माइनस 2gh। नीचे आया तो v0² प्लस 2gh, ऊपर गया तो v0² माइनस 2gh। बस इतनी सी बात। ऊपर जाने का मतलब प्रारंभिक वेग से नहीं देखेंगे, प्रारंभिक और अंतिम कण की स्थिति देखेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में भी शुरुआत में यहां था, बाद में कहीं नीचे आ गया। इस क्वेश्चन में भी शुरुआत में यहां है, बाद में कहीं नीचे आ गया। तो सीधा सा वही आंसर आएगा जो पिछली बार था। कितना? 10√41 मीटर पर सेकेंड। 10√41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हां जी क्लियर? बच्चों ने आंसर तो ये दे ही रखा है ऑलरेडी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आनी चाहिए। और बिल्कुल भाई झुंझाराम जी, आपका एकदम करेक्ट आंसर है वेलोसिटी का भी। बहुत अच्छी बात है, आप प्लस और माइनस की चीजों को समझ गए, है ना? मेरी बात को सुनिए, जिनको ये लग रहा है ना कि सर नीचे आते टाइम तो जी पॉजिटिव होगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा आप जो चीज लगा रहे हो दिमाग, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दिशा की बात कर रहा हूं। तो कण चाहे ऊपर जाए या कण चाहे नीचे जाए, जी कौन सी तरफ लगता है? एम जी कौन सी दिशा में लगता है यार, इतना बताओ। तो सर एम जी तो हमेशा नीचे लगता है, यानी त्वरण तो हमेशा नीचे लग रहा है। और इसीलिए मैंने बोला है कि कभी भी आपसे मोशन अंडर ग्रेविटी, कभी भी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पूछे तो जी का मान, उसमें त्वरण का मान -g लिखना। क्यों -g? सर वो हमेशा नीचे ही लगता है,
हमेशा नीचे ही लगता है। मैं बात दिशा की कर रहा हूं और आप इसमें क्या घुसेड़ रहे हो, प्रकृति घुसेड़ रहे हो उसकी, कि सर कण नीचे आ रहा है तो उसकी चाल बढ़ रही है तो त्वरण तो धनात्मक होना चाहिए ना, वो मंदित थोड़ी कर रहा है। दैट इज प्रकृति, वो उसकी नेचर है बेटा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, वन डायमेंशन मोशन का जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया उसका फर्स्ट लेक्चर देखो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली। अभी आप जो दिमाग लगा रहे हो वो आधे पे लगा रहे हो, ठीक है ना, तो वो सोचो वहां पर पूरा डिटेल में बताया है, क्लियर है। इसीलिए बच्चे इतने जल्दी आंसर दे पा रहे हैं जो इन्होंने वन डायमेंशन पढ़ा है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सर क्षैतिज में कितना चलेगा, तो क्षैतिज में तो वेग परिवर्तित ही नहीं होता, ठीक है ना, क्षैतिज में तो वेग परिवर्तित ही नहीं होता, तो सीधा Vx इंटू टी। ठीक है, सीधा सा, ओके। चलिए, हर जगह जितने भी फॉर्मूला है ना, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूला है S इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूला है उसमें सदिश राशियां हैं। सदिश राशि का मतलब विस्थापन है, दूरी नहीं है, हटाओ। चाल है, नहीं है, वेग है। मान किसका है, चाल है, वेग का आंसर आ रहा है, चाल का नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कभी भी हमने चाल की बात नहीं की है, बस एक जगह पर जरूर की है कि यहां पर, तो यहां पर कण का जमीन पर वेग, यानी ये वेग आ जाएगा। अब आपको अगर कोई दिशा के साथ पूछे तो दिशा की बात अलग है, या वेग का परिमाण लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, तो वेग का परिमाण बता दो बस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए भाई बच्चों, अब हाइट और ग्राउंड का एक चीज और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हाइट टू ग्राउंड का हम लोग बात करेंगे, एक हेलीकॉप्टर वाले कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के एक दो क्वेश्चन और रखेंगे, फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो अपना डाउट सेशन जिस दिन रखेंगे ना, उस दिन डाउट सेशन में आपके सारे क्वेश्चंस वेलकम है, आपको बता दिया जाएगा कि डाउट सेशन कब है, ठीक है ना। तो उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बता दिए जाएंगे और एक थोड़ी सी कुछ बातें और इसमें करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से, थैंक यू।